हेलो दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था जनरल पेपर के बारे में ओवरव्यू, हमने हर यूनिट का एक लिया था कि किस तरीके से हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस किस तरीके से हम उसको अप्रोच करेंगे। आज हम उसी में से एक को लेके हम डिटेल में और देखना चाह रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर्टिकुलरली एक यूनिट ऐसा क्या होल्ड करती है, क्यों ये यूनिट हमारी यूजीसी नेट में पहली यूनिट रखी गई, क्यों मतलब इसको ही इतना प्रेफरेंस दी गई। हो सकता था कि मैथ्स को पहली यूनिट रख सकते थे, या हायर एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो हायर एजुकेशन को पहली यूनिट रख सकते थे, बट क्यों टीचिंग एप्टीट्यूड को ही पहली यूनिट रखी गई, ये भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। पर हम यहाँ पे इसका सिलेबस देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता है जो एग्जामिनर है, उसने क्यों इस यूनिट को इतना प्रेफरेंस दिया है। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं नेट का, तो हम एक तरीके से एलिजिबिलिटी पा रहे हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहली नीड क्या है कि भाई उसको क्या करना है, एट द एंड टीचिंग करनी है। तो टीचिंग स्किल्स तो उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, नॉलेज प्लस टीचिंग। अगर ये दोनों मैच कर जाएं तो क्या होगा कि वो एक अच्छा इफेक्टिव प्रोफेसर बन सकता है। और हमें एट द एंड यही चाहिए कि हमारे हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या हो, एक अच्छे प्रोफेसर हो, तभी वो लर्नर्स को और ज़्यादा अपने तरफ से नॉलेज दे पाए। नॉलेज के साथ साथ वो अपना पर्सपेक्टिव पास ऑन कर सकें कि ताकि वो एक बेटर लर्निंग सिस्टम बन सके, जिसके लिए आजकल ज़्यादातर काम हो रहे हैं कि लर्निंग सिस्टम को बेटर करना है। क्योंकि हमारा भाई गुरुकुल से भी चल रहा है, शुरू में हमने गुरुकुल में पढ़ाई करी, फिर धीरे धीरे बोर्डिंग सिस्टम आए, काफ़ी सारे सिस्टम चेंज होते रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, हर तरीके के स्कूलिंग्स वगैरह भी चालू हो रही है। बट क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे लर्निंग सिस्टम पे, इवन ये बेकार होते जा रहा है। जितना मैं मान के चल रहा हूँ कि अब क्या होता है, इवन सिर्फ पढ़ाई होती है किसके लिए, मार्क्स के लिए या ग्रेड्स के लिए। इसमें क्या होता है कि भाई 90+ मार्क्स लाने हैं, सबका है क्या, ग्रेड A+ लानी है, बस यही करना है एट द एंड। बट क्या हम लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं? क्यों क्यों करना है इसको इम्प्रूव? क्योंकि हमें एक बेटर ह्यूमन चाहिए, बेटर सोशल बीइंग चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें टीचिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी होंगी। तो इसी को जानने के लिए, निखारने के लिए हमें क्या किया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को एक एज अ सब्जेक्ट ही दे दिया कि इसको भाई पढ़ के आओ, अगर इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तुम आंसर दे सकते हो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस का, तब मतलब तुम पे एप्टीट्यूड है कि तुम हाँ वहाँ पे लेवल पे रह सकते हो और तुम बच्चों को आगे पास ऑन कर सकते हो अपनी नॉलेज। तो इसी के लिए चलते हैं, हम बात करते हैं कि क्या हमारा सिलेबस दे रखा है यूजीसी नेट ने। तो यूजीसी नेट ने हमारा कुछ इस तरीके का सिलेबस दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने वेबसाइट से लिया है। तो देखिए सबसे पहले आती है यहाँ पे बात टीचिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट में ये कहना चाह रहा है कि टीचिंग, ट्रेनिंग और हमारा इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। थोड़ी राइटिंग यहाँ पे ऊपर सही नहीं बन पाई है, उसके लिए सॉरी, इनको अच्छे से लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट में ये कैसे डिफरेंस है टीचिंग से। हर किसी का नाम अलग है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी अलग होगी, इसीलिए सबको अलग अलग नाम दिया गया है। तो वही सब किस में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। फिर आती है बात किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। क्या सिर्फ नॉलेज गेन करना टीचिंग हो गया, या जैसे मैंने पढ़ा किसी को पढ़ा दिया, क्या ये टीचिंग है? नहीं, हमें कई सारे कैरेक्टर्स इम्बाइब करने होते हैं कि स्टूडेंट को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं हम, ताकि वो बाहर जाए तो एक अच्छे ह्यूमन की तरह रहे, ना कि सिर्फ एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह वो कहीं खड़ा है बुद्ध बन के, वैसा नहीं, एक अच्छा सोशल बीइंग बने, दूसरों की हेल्प कर सके। और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में की गई है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो मार्क कर लो, लेवल ऑफ टीचिंग। 100% एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका सीधा सीधा रखा हुआ मिलता है, मतलब इतना फेवरेट है ये एग्जामिनर का कि इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ये क्या है, ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है। इसको अभी से ही आप लिख लीजिए कि ये तो हम पक्का पढ़ के जाना ही है। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हम अपने जो ये पढ़ने वाले हैं, हम इसमें हम ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें जो ज़्यादा काम के हैं हमारे और ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए तो भाई तुम ऐसा है कि 6 महीने तक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते रहोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म नहीं होगा। बट हमें क्या करना है, हमें बाकी की 9 यूनिट्स भी पढ़नी है, प्लस अपना पेपर 2 भी पढ़ना है, क्योंकि 300 मार्क्स के क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें सिर्फ एक इसका क्वेश्चन लेके तो नहीं आएगा कि बस सिर्फ लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। आएगा, ये सर्टेन है कि इसका क्वेश्चन आएगा, बट सिर्फ इसी का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को भी हमें समझना होगा।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। टीचिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक टीचर में चाहिए, टीचर्स की तो कुछ रिक्वायरमेंट होंगी भाई कि उसकी स्किल्स है नहीं है, उसका बिहेवियर सही है नहीं है, उसका मतलब वैसे ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है कि उसका दिखावा कैसा है, मतलब वेशभूषा कैसा है, बट एक फिर भी हम चाहते हैं कि क्या हो, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो, एटलीस्ट वो क्या हो, प्रॉपर ड्रेस करके स्कूल या कॉलेज वगैरह आए। मतलब हम ऐसे नहीं चाहते कि मतलब कुछ भी एक, समझ रहे ना आप बात, कि उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि बच्चों को उसको देख के लगे, कुछ फीलिंग आए कि हाँ हमें इससे कुछ सीखना है, ठीक है ना। तो फिर आज बात आती है, दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होगा, पहले लर्नर के टाइप्स भी आएंगे। लर्नर टाइप्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे क्या है, एडोलेसेंट है, फिर क्या होगा, अडल्ट लर्नर्स आएंगे। दोनों के क्या हैं, अडल्ट एंड एडोलेसेंस। दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है ना, एज गैप होता है कि भाई एक सर्टेन एज तक क्या होगा, एडोलेसेंस होगा, मान लेते हैं 17-18 एज तक के एज तक क्या होगा, हमारा एडोलेसेंस होगा। तब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, हमारे डिज़ायर्स अलग होंगे, हमारे गोल्स अलग होंगे, हम एग्जाम को किसी और पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और जब हम अडल्ट हो जाएंगे तो अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप 10th या 12th में है तो क्या चाहते हैं आप, बस मतलब यही गोल होता है ना, पेरेंट्स ने कह दिया होता है कि भाई 90% ले आओगे बाइक मिल जाएगी, और 95% ले आओगे तो ये मिल जाएगा। सबको मतलब अपना अपना एक वो दे देते हैं, ब्राइब दे देते हैं। तो बच्चे क्या होता है, मार्क्स ओरिएंटेड सिर्फ पढ़ने जाता है, उसको सिर्फ ये गोल होता है कि मुझे इतनी सर्टेन परसेंटेज ला के पास करना है, दैट्स इट। बट अगर वहीं पे हम अडल्ट्स में आ जाएं, अडल्ट्स जब एग्जाम देते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हमें क्या करना है, हमें जॉब लेनी। अगर जॉब नहीं मिली तो उसका माइंड सेट अलग होगा, जॉब मिल जाती है तो माइंड सेट अलग होगा। समझ रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस, कि दोनों किस पर्सपेक्टिव से, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, अब इनमें आ जाता है कि भाई अकेडमिक वाइज, सोशली वाइज, इनकी सोशल लाइफ अलग होती है, इनकी सोशल लाइफ अलग होती है। ये हो सकता है कि दोस्ती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें भाई, कि दोस्त है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और जब जैसे हम अडल्ट एज में आते हैं क्या होता है, दोस्त कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सारे चेंजेस आते हैं जब हम एडोलेसेंस से एडल्ट में जाते हैं। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं, ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी आ जाता है कि हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होते हैं। किसी की भाई फिजिकली ले लें, हाइट अलग होती है, और किसी को भाई सुनाई कम देता है, किसी को मतलब हर किसी की थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है। कोई प्रैक्टिकल पार्ट्स में अच्छा होता है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट्स में अच्छा होता है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी का हायर एजुकेशन अच्छा होता है। तो ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है जो कॉग्निटिव की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम सिर्फ एजुकेशन वाइज देखें तो। बट हर किसी का फिजिकल वो अलग होता है। इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या, मेल फीमेल दोनों क्या है, डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। अब भाई जब क्लासरूम में सिर्फ टीचिंग नहीं चल रही है, ठीक है ना, क्लासरूम में अगर 1-to-1 चल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई तीसरा नहीं है। बट क्लास अगर 40 बच्चों की है तो एक तो डिस्टर्बेंस सामने साथ वाले बच्चों की होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, हर कोई फैक्टर अफेक्ट करता है टीचिंग को, हर फैक्टर इफेक्ट करता है टीचिंग को। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सबसे पहले टीचर के बारे में, कि टीचर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसकी स्किल, नॉलेज, समझ रहे हैं ना, ये सब पॉइंट क्या है, ये सब अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही लर्नर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे भाई, कि लर्नर्स के भी कुछ फैक्टर होंगे ना, कि लर्नर का एज ग्रुप कैसा है, लर्नर किस तरीके से पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें फैक्टर देखती हैं हर किसी की तरह, ये मतलब ये फैक्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला है हमारा सपोर्ट मटेरियल, जिसको आप लोग जानते हैं आजकल की नई लैंग्वेज में क्या, सबसे बढ़िया पीडीएफ, कि जब तक पीडीएफ नहीं मिलेंगी उसको पढ़ा हुआ माना ही नहीं जाएगा कि हमने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। अगर किसी को कोई डाउट है तो सब कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं किसका, सपोर्ट मटेरियल का। सपोर्ट मटेरियल में एक पीडीएफ हो गया, कि पीडीएफ का रोल कैसा होता है, कैसे होता है भाई पीडीएफ का रोल, पता चला ना, कि पीडीएफ जब तक तुम्हें नहीं मिलेगी तुम मानते नहीं हो कि पढ़ाया, चाहे कितना अच्छा पढ़ा दो, कोई कितनी अच्छी क्लास पढ़ा दे, कितना ही क्वेश्चन करा दे, जब तक पीडीएफ नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, वो अफेक्ट कर रही है तुम्हें।
एक्चुअली पढ़ता कोई नहीं है पीडीएफ से, कोई खोल के नहीं देखता है, बट फिर भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ सर हम इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि एसी नहीं लगा हुआ है रूम में। क्या है, किसको फॉल्ट दे दिया, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी की। भाई इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, ये हमारा इंस्टीट्यूशन में आएगा, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा किस में जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन या एनवायरनमेंट में जाएगा कि एनवायरनमेंट में कुछ फॉल्ट थे या हमारा इंस्टीट्यूशन में ये कमी थी। कह देते ना कि हाँ यहाँ पे क्या है, कुर्सियाँ नहीं रखी हैं, चेयर्स, या क्या बोलते हैं उसको, टेबल नहीं है। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर समझ सकते हो जो फिजिकली जो हम इंस्टीट्यूशन में चाहते हैं कि अच्छे हो, जैसे मतलब कहते हैं ना 5 स्टार टाइप से, कुछ उसको कमी बना देते हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी मतलब होता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता था कि मैं तुम्हें चौक से पढ़ाता, डिफरेंस हो जाता ना दोनों में। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दिए जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे मैं किससे, अगर चौक से यूज़ करता तो यहाँ पे क्या है, मुझे लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे इसको मिटाना पड़ता, शायद एक ही पॉइंट हो पाता और मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे क्या है, टाइम सेविंग चल रहा है ना, मैंने यहाँ पे सिलेबस लिया, पीडीएफ यहाँ पे लगा ली और आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये क्या है, टाइम सेविंग चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब इम्पैक्ट करता है टीचिंग को। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर पॉइंट अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट क्या होने वाला है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे ये बताया ना मैंने तुम्हें कि क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग। ऐसे ही यहाँ पे इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है 2021 में और 2022 में कि टीचर के कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉग्निटिव वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों का डिफरेंस, एडोलेसेंस और एडल्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है हमारा अगला आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है भाई, किस तरीके से टीचिंग की जा सकती है। जैसे कि क्या होता है, 1-to-1 होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, लेक्चर मेथड। मतलब एक प्रोफेसर आया, क्लास में लेक्चर देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, फिर क्या हो सकता है, मतलब क्या होता है, उसमें सुनो, नोट्स बनाते रहो और तुम्हारा काम हो गया। एट द एंड तुम्हें आता है, तुमने लिख लिया तो तुम्हें आ गया है, सुना है तो ठीक है, वरना क्या है, लेक्चर एंड क्लास ख़त्म। ठीक है ना, बट अब सारे मेथड्स क्या हैं, मेथड धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। जैसे क्या है, अब हमारा बहुत ज़्यादा चलने वाला है कि एक डेमोस्ट्रेशन मेथड आता है, प्रोजेक्ट मेथड आता है, और हम आपस में मतलब एक, जैसे प्रोजेक्ट के लिए क्या करता है कि प्रोजेक्ट में एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पर तुम्हें बात करना है, मतलब डाटा इकट्ठा करना है। डाटा इकट्ठे करने के लिए क्या किया, 3, 4, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया और आपस में उनसे कह दिया कि तुम्हें इस पर रिसर्च करके डाटा लेके आना है। तो क्या होगा, वो भाई अपने एंड पर रिसर्च करेंगे, कोई नई चीज़ें सीखेंगे, नए टूल्स सीखेंगे कि हाँ इसको इस तरीके से सर्च कर सकते थे, इस तरीके से सर्च कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ब्रॉड कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 डिवाइड होते हैं, टीचर सेंटर्ड, मार्क कर लेना इसको, लर्नर सेंटर्ड। अगर इससे क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिला, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा क्रक्स निकल जाता है। जब भी मेथड ऑफ टीचिंग की बात आएगी उसमें ये दोनों नाम हमेशा ऊपर रहेंगे, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है ना, मेन समझ सकते हो अगर इनके नाम पे जाएं तो। टीचर सेंटर्ड क्या होता है, जिसमें टीचर को सेंटर रख के सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस होती है। टीचर बोलता है बच्चों से ये करो, वो करो, ऐसा करो, टीचर ही इंस्ट्रक्शन देता है। उसमें क्या होता है, जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। टीचर का रोल एक्टिव होता है। बट दूसरे एंड पे अगर हम लर्नर सेंटर की बात करें तो क्या होता है, उसमें लर्नर्स को सेंटर रख के सारे पॉइंट, सारी प्रोसेस की जाती है। उसमें लर्नर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और टीचर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। वो मतलब बस आराम से बैठे बैठे, क्या मतलब उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें जैसे प्रोजेक्ट ले लो, प्रोजेक्ट में क्या है, एक बार बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, सर्टेन टॉपिक पे एक रिपोर्ट लेके आनी है। बच्चों को क्या करना है, आपस में बातें करेंगे और वो उस रिपोर्ट को लेके आएंगे। ठीक है ना, अभी हम इन सबको ओवरव्यू देख रहे हैं, अदरवाइज हम इनको पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ टीचिंग पढ़ने लग जाओगे तब भी 6 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्लास में तो मैं 10 मिनट में तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट यहाँ पे मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि टीचिंग में हम क्या क्या हम एस्पेक्ट को टच करने वाले हैं। और जैसे ही हम इन एस्पेक्ट को टच करेंगे या हम जब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, अब
यहाँ पे आ गया दूसरा, ऑफलाइन मेथड वर्सेस ऑनलाइन मेथड। सबसे ज़्यादा चलने वाली डिबेट कि क्या ऑफलाइन क्लासेस सही हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस सही हैं, क्या हमें ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चलने वाला टॉपिक यही है आज के ज़माने में, रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो। बट क्या दोनों में डिफरेंस है, सबके प्रोस सबके कॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में क्या है, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच रहा है, मस्त आराम से रजाई में बैठ के क्लास देख रहे हो, कहीं नहीं जाना है। अब रात को 10 बजे क्लास हो रही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, तुम आराम से कहाँ आराम से बैठे हो क्लास देख रहे हो। ऑफलाइन में रात को 10 बजे ठंड में कोई जाने देता तुम्हें घर से? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई जाने देता, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसके प्रो हो गए, उसके कॉन्स हो गए। ऑफलाइन में क्या है, तुम्हारा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है ना, 4 बच्चों के साथ जा रहे हो, तुम डिस्कशन कर रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। वही एनवायरनमेंट ऑनलाइन में क्रिएट हो सकता है, बट गैप आ जाता है। कैसे, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बना, पर दोस्त बना ऐसी जगह का जहाँ की लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारा कम्युनिकेशन सही से नहीं बैठ पा रहा है। तो मतलब हर किसी के प्रोस कॉन्स चलते हैं। अब ऑनलाइन मेथड, जैसे कि ये क्लासेस ऑनलाइन चलने वाली, इसमें क्या आता है, जो गवर्नमेंट में दे रखा है, स्वयं प्रभा मूक, मार्क कर लेना। मार्क कर लेना का मतलब क्या है कि इनके तो हमें बाल की खाल निकालनी है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। इस बार आया है आपका क्वेश्चन क्या, मूक की फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है ना। सीधे सीधे क्या है, इनकी फुल फॉर्म आती है। स्वयं प्रभा, कितने चैनल है स्वयं प्रभा में, ठीक है। स्वयं, किसने इनिशिएट किया स्वयं को। सीधे क्वेश्चन आते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के ऑप्शन दिए होते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि इनसे रिलेटेड क्या है, या ये स्वयं को किसने इनिशिएट किया, कौन से ईयर में आया, मूक में कितने कोर्सेज हैं, स्वयं प्रभा कहाँ पे मिलता है, एनपीटीईएल क्या है। समझ रहे हो ना, ये सब कैसे रिलेटेड है। जो एजुकेशन ऑनलाइन आई है वो सब किससे रिलेटेड हो गई हो, टीचिंग से रिलेटेड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, फिर आता है तुम्हारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ये तो तुम्हें सबको पता ही होगा कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जो भी टीचिंग में सपोर्ट की तरह काम आए, समझ रहे हो ना, टीचिंग में सपोर्ट की तरह काम आने वाला हर कोई पार्ट यहाँ पे इसमें आ जाएगा, इस कैटेगरी में। अब यहाँ पे भाई तुम्हें दिख रहा है ना, 3 लिखे हुए इसके आगे, ये तो एक टॉपिक हो गया तुम्हारा। अब उसमें डिवाइड हो रहा है तुम्हारा कहाँ, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, ठीक है ना। अब हमारे जैसे बात करी हमने क्या, टीचिंग बहुत पहले चल रही है ना, गुरुकुल के ज़माने से चल रही है, तब भी टीचिंग होती थी, अब भी टीचिंग होती है और आगे भी टीचिंग होती रहेगी। बट क्या है, टूल्स बदल जाते हैं, ये सिस्टम बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में क्या आता था, अरे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आता था चौक बोर्ड और तुम्हारे फोटोज़ वगैरह दिखाते थे, वो वाइट बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई। टेक्स्ट बुक जो किताबें होती हैं वो ट्रेडिशनल में आती है, ठीक है, वो मॉडर्न नहीं है। फिर क्या है तुम्हारा, चार्ट्स आ गए, इमेज, पोस्टर्स, ये सब किस में आते हैं, ट्रेडिशनल में आते हैं। मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में तुम्हारा फ्लिप चार्ट आता है और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स टाइप आते हैं। प्रोजेक्टर देखे ना, प्रोजेक्टर से यहाँ पे दिखाते हैं उस तरीके से, ठीक है। और आईसीटी बेस्ड जो भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड कर पा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जैसा हो गया, क्या होता है, स्कफ फोल्डिंग का नाम सुना है, ये सब हम वर्ड सुनेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सब कहाँ आने वाले हैं, ये सब किस में आने वाले हैं, आईसीटी बेस्ड टूल्स में आने वाले हैं। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैं बताऊंगा एक पॉइंट, अभी पहले इसको देख लेते हैं लास्ट वाले को, कि इवोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि अब भाई तुमने टीचिंग कर ली है तो सबसे एंड का पार्ट, या एंड का तो भले ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उस नॉलेज को, उस टीचिंग को इवेल्यूएट करना, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके के सिस्टम होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ को नापना होता है, ठीक है। टाइप ऑफ एवेल्यूशन में क्या क्या आता है, जैसे अगर तुम्हारे लेवल बोला जाए तो क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे आएगा तुम्हारा FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा आता है SA सम्मेटिव असेसमेंट। ये एंड में होता है सेमेस्टर के और ये यूनिट के एंड में होता है। दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है भाई, क्या डिफरेंस होता है बताओ, एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँ ना मैं इनको, तो क्या होता है कि एक तो होगा हमारा जो होने वाला है हमारा बिफोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाना चाहूँ तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये तुम्हारा टाइम पीरियड है पढ़ने वाला,
अब इसमें क्या है, एक हो रहा है तुम्हारा इवैल्यूएशन यहीं पे, जब तुमने स्टार्ट किया ना पढ़ना उससे पहले ही इवैल्यूएशन हो गया। ये क्या हुआ, बिफोर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चालू कर रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या हुआ, बिफोर इंस्ट्रक्शन जो इवैल्यूएशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, बिफोर इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएशन। इसमें क्या आता है, इसमें आता है तुम्हारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है ना। अभी सब पढ़ेंगे इनको, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में सब चीज़ें पढ़ाएंगे। इनसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं ना कि थक जाओगे करते करते। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, दो वर्ड आने वाले हैं, परसेंटाइल एंड परसेंटेज। सुने भी होंगे तुमने, जब रिजल्ट आता है यही टॉपिक चलते रहता है कि परसेंटाइल क्या होता है सर और परसेंटेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में एक दूसरे से बड़ा कौन होता है, दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब क्वेश्चन उठते हैं जब एग्जाम आता है। तो ये सब कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम का ही पार्ट है। रिजल्ट आता है उसी तो इवैल्यूएशन बोल रहे हो ना तुम, जैसे ये नेट का रिजल्ट आया तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक, बढ़े आगे, ठीक हो गया। अब इसमें आता है फिर ये जो पार्ट है, ये आता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये हो गया आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में हमारे क्या आते हैं, दो तरीके के आ जाते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबके नाम याद रखोगे। अभी सिर्फ जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, जैसे ये ओवरव्यू खत्म होगा हम टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को शुरू करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम दे के पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा सिलेबस मैं लूँगा नहीं इसका, जैसा मैंने कहा, जैसा हमारे टीचर भी कहते थे कि 30% ऑफ योर सिलेबस कवर्स 70% ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब जो 300 मार्क्स, चलो 100 का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, 100 मार्क्स का तुम्हारा जनरल पेपर आने वाला है ना, ठीक है ना। अगर तुम सिलेबस का सिर्फ 30% पढ़ते हो तो तुम 70% अपने 100 में से आराम से ले आओगे। बट क्या क्वेश्चन है कि सर वो 30% कैसे पता चलेगा, यही है ना क्वेश्चन। तो अब वो 30% कौन बताएगा, हम है ना। हम किस लिए हैं यहाँ पे, हम इसलिए हैं ताकि हम तुम्हारे लिए वो 30% फिल्टर कर सकें। वरना तुम क्या करोगे भाई, तुम क्या मतलब हर कोई क्या करेगा, 30 करने के लिए उसको 0 से 100 तक जाना ही जाना पड़ेगा। बट व्हाट इफ़ कि तुम्हें भाई ऐसी फैसिलिटी ऑलरेडी मिल रही है कि तुम्हें इस पूरे को फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, पूरा सर्च नहीं करना है, तुम्हें ऑलरेडी 30% मिल रहा है, तुम्हें सिर्फ उसको पढ़ना है। तो अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप 30% पढ़ना चाहते हैं कि पूरा 100 जाना चाहते हैं। वरना मैं कोशिश ये करूँगा जैसा मुझे पढ़ाया गया वैसा ही मैं पढ़ा सकूँ आगे, कि इस 30% को आप तक पहुँचा सकूँ, मेरा काम पूरा, ठीक है ना। उस 30% को आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। बट मेरा 30% आपको 70 मार्क्स लाने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो उसी 30% को कवर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा क्या, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है ये, CBCS। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है तब से ये वर्ड इतना ज़्यादा सुनने मिल गया है कि उतना कुछ भी नहीं मिला सुनने। क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही इतना है, इसने मतलब पूरी एजुकेशन को ही ला के रख दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये एजुकेशन को करने वाला है कि यहाँ पे CBCS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि ये हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि तो CBCS का अगर हम यहाँ पे बात करें कि पिछले कुछ टाइम से CBCS सबसे ज़्यादा सुनने मिला है, क्योंकि ये जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इसने क्या किया है कि भाई हर कोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, हर कोर्स को क्या है क्रेडिट सिस्टम में उसने डिवाइड कर दिया है। अब क्रेडिट सिस्टम में डिवाइड करने से क्या हुआ है कि उसको यूटिलाइजेशन मिल गया है कि अब वो उसको पास ऑन करके आगे एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। आगे एडमिशन लेने का मतलब क्या है कि उसने कुछ पढ़ा, ठीक है ना, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर हमने कुछ पढ़ा वो क्या है, वो आगे जाके हमारे क्रेडिट्स के रूप में स्कोर मतलब सेव हो जाएगा, और हम कहीं अगर एडमिशन अलग लेते हैं उस इंस्टीट्यूट से निकल के तो वो हमारा क्रेडिट हमारे साथ जाएगा, हमें दोबारा से वो चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, CBT, जिसमें तुम्हारा एग्ज़ाम होता है, किसका, नेट का एग्ज़ाम होता है, CBT, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी बताता हूँ कैसे नॉट द लीस्ट, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है ना। इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम के किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, हमारे सिर्फ FA SA इन तक लिमिट नहीं रह गया है, हमारे क्या है आगे इंप्रूव हो गया है। इंप्रूव होने का सेंस मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे सिर्फ FA की तरह नहीं रह गया कि हमें सिर्फ लास्ट में एग्ज़ाम ले लिया या SA में एग्ज़ाम ले लिया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई। यहाँ पे ICT आ गया है, यहाँ पे हमारा CBT एग्ज़ाम आ गए हैं, CBCS आ गए हैं, हर क्या है, हर चीज़ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दे नहीं रखा है सिलेबस में, बट क्या होता है जब एग्ज़ाम आता है ना सामने, तब पता चलता है कि यार ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना आजकल, वो आपके बन रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस ICT, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, प्लस हायर एजुकेशन। इसका कॉम्बिनेशन इतना डेडली हो गया कि इसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एट द एंड एग्जाम देके पता भी नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का था। इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन इन सब सब्जेक्ट का मिला के बनाने लग गया है NTA, ठीक है। NTA ने अपना लेवल इंप्रूव किया है, हमें भी अपना लेवल इंप्रूव करना होगा, हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा 30% के बारे में, 30% सिलेबस ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मतलब पढ़ाने के लिए आपको कवर पूरा करूँगा, बट 30% पे इतना फोकस रखना है हमें कि हमें अपने 70 to 80 मार्क्स आराम से गेन करने, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बने रहिए आप, और हम आगे की यूनिट्स भी इसमें डिकोड करते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।